नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्लास नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें स्टैटिक जीके के 50 टॉपिक पूरे कराए जाएंगे अलग अलग क्लासों में। आज क्लास नंबर 1 में 60 टॉपिक कवर करेंगे। ये सभी टॉपिक जो टीसीएस पूछता है वो हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, फालतू का इधर उधर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 50 स्टैटिक जीके के टॉपिक कराऊंगा, उसी में से 50 करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के कंप्लीट क्वेश्चन आएंगे। लगभग हमारा टारगेट है 50 में से 45 मार्क्स लाने का। ठीक है, देखो इसमें पार्ट ए में जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो इसमें से हम लगभग 45 मार्क्स लेकर आएंगे। बाद में मैं कंप्यूटर की अलग से सीरीज चलाऊंगा, केवल 10 क्लास होंगी, उसमें हम ख़त्म कर देंगे। ये 10 नंबर भी कंप्लीट करने हैं हमें। तो आज के जो टॉपिक है वो है नंबर 1 टॉपिक है महाजनपद राजधानी। सेकंड है भारत में नव वर्ष के सभी 20 त्योहार अवलिक उत्सव। तीसरा है भारत के सभी फसल उत्सव, शास्त्रीय भाषाएं एंड हिंदी भाषा फैक्ट, राज्यों के प्रमुख मार्शल आर्ट और पारंपरिक खेल संबंधित राज्य और बौद्ध संगीतियां। जहां से टीसीएस क्वेश्चन उठा रहा है वही टॉपिक हम पढ़ेंगे। हमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम निकालने की जरूरत है। शुरू करते हैं। महाजनपद और उनकी राजधानियां। क्लास को कंप्लीट देखना और पूरी जो क्लास 1 है इसको अपनी कॉपी पर नोट करना। आधा तो वैसे ही याद हो जाएगा और 3-4 बार उसको पढ़ लेना, कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है ना। हम बोलते हैं एसएससी में ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, हमें नहीं हो रहे, ये यहीं से आते हैं। मैं पढ़ाऊंगा, आपको बोरिंग महसूस होगी, लेकिन आपको प्रॉपर नोट करना है। कंप्लीट नोट करके आप पढ़ोगे खुद की राइटिंग को, और जब पढ़ोगे तो आधा तो लिखोगे तभी याद हो जाएगा, और जो बचा है वो 2-3 बार आप रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियों के बारे में बात करते हैं। तो पहला महाजनपद है काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। अच्छा, इसका पॉइंट नंबर 1 है राजधानी वाराणसी वरुणा और अस्सी नदी के बीच में स्थित थी। जो वाराणसी राजधानी थी वो वरुणा और अस्सी नदी के बीच में स्थित थी। वहां का जो शक्तिशाली शासक था वो था ब्रह्मदत्त। प्रारंभ में यही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कौन? काशी। काशी महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, याद रखना। सेकंड था कौशल। कौशल की श्रावस्ती। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। वर्तमान अवध का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। राजधानी श्रावस्ती कहाँ थी? राप्ती नदी के तट पर बसी थी। राप्ती नदी को अचरावती भी कहते थे। यहाँ का शक्तिशाली शासक प्रसेनजित इक्ष्वाकु कुल का था। प्रसेनजित कहाँ का था? इक्ष्वाकु कुल का। नेक्स्ट जनपद है अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। यह वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले जो बिहार में है में अवस्थित था।
जो अंग महाजनपद था वह भागलपुर और मुंगेर जिला जो अभी बिहार में है वहां अवस्थित था। यहाँ का शासक ददवाहन महावीर स्वामी का भक्त था। यहाँ का शासक कौन था? ददवाहन। और वो किसका भक्त था? महावीर स्वामी का। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चेदी महाजनपद, उसकी राजधानी थी शक्तिमती, वर्तमान में बुंदेलखंड में स्थित है। कौन? चेदी। नेक्स्ट है वत्स महाजनपद, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी जो फिलहाल यूपी में है। भगवान बुद्ध के समय यहाँ का शासक उदयन था। कौशाम्बी जैन धर्म के छठे तीर्थकार पद्म प्रभु की जन्मस्थली है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित थी। छठवां महाजनपद है कुरु, जिसकी क्या थी? इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। यह वर्तमान दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर के क्षेत्र पर फैला था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौरव्य था। नेक्स्ट है पांचाल। अहिच्छत्र और कौंपिल्य दो राजधानियां थी। किसकी? पांचाल की। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या अहिक्षेत्र और दक्षिणी पांचाल यह वर्तमान रोहिलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में विस्तृत था। कन्नौज इसी के अंतर्गत आता है। जो दक्षिणी पांचाल था उसकी राजधानी क्या थी? कौंपिल्य। और उत्तरी की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। कन्नौज इसी के अंतर्गत आता था। ठीक है। मत्स्य विराटनगर आठवां महाजनपद है। वर्तमान जयपुर के निकट स्थित एंड संस्थापक विराट था। इनके जो वर्तमान में जयपुर है उसके निकट था मत्स्य महाजनपद, और इनके संस्थापक कौन थे? विराट। नौवां महाजनपद है सूरसेन। ये इंपॉर्टेंट है। सूरसेन जिसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। शासक अवंती पुत्र। शासक कौन थे? सूरसेन महाजनपद के अवंती पुत्र, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। इसके द्वारा मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार हुआ था। किसके द्वारा? अवंती पुत्र के द्वारा। 10वां अश्मक, जिसकी राजधानी थी पैठान, प्रतिष्ठान, पोतन, पोटिल, जिसको पैठान भी बोलते थे, प्रतिष्ठान भी बोलते थे, पोतन भी बोलते थे और पोटिल भी बोलते थे। यह दक्षिण में स्थित एकमात्र जो अश्मक था वो एकमात्र दक्षिण में स्थित महाजनपद था जो गोदावरी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। अश्मक पर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। इक्ष्वाकु वंश प्राचीन भारत के शासकों का एक वंश है। इनकी उत्पत्ति भगवान ऋषभ देव से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है अवंती। उज्जैन, जिसकी अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन, मासमती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी मासमती। उज्जैन और मासमती राजधानी के बीच वेत्रवती नदी बहती थी। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इन्हीं में से बीच में से क्वेश्चन पूछ लेंगे। उज्जैन और मासमती जो राजधानियां थी उनके बीच में कौन सी नदी थी? तो वेत्रवती नदी थी। ठीक है। प्रसिद्ध शासक कौन थे? चंड प्रद्योत महासेन। 12वां महाजनपद है वो है गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। गांधार काबुल घाटी में अवस्थित था। मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास के इलाके थे।
नेक्स्ट है महाजनपद कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक या राजपुर भी बोला जाता था जिसको। गांधार का पड़ोसी राज्य था जो अफगानिस्तान में अवस्थित था। कौटिल्य ने इसे वार्ता शास्त्रोजीवी संघ कहा है। कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी वैशाली, जो बिहार में है। वज्जी के गणराज्य बनने के बाद इसका राज्य संचालन अष्टकुल द्वारा होने लगा। इसकी राजधानी वैशाली गंडक नदी के तट पर अवस्थित थी। किसकी? वज्जी महाजनपद की राजधानी जो वैशाली थी वो कहाँ थी? गंडक नदी के तट पर। गंगा नदी वज्ज और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। सभी इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं, सभी को कॉपी पर नोट करना और इनको 2-3 बार रिवाइज करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर पावा, यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अवस्थित है। इसके उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी भाग की राजधानी पावा थी। ठीक है, 2 राजधानियां क्यों थी? उत्तरी की कुशीनगर और दक्षिणी की पावा। बुद्ध की मृत्यु के बाद मल्लों ने अपनी आजादी खो दी। मगध महाजनपद, जिस गिरिव्रज राजगृह, जिसकी राजधानी थी वर्तमान पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। राजधानी गिरिव्रज, वर्तमान राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र भी थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। बृहद्रथ वंश के बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अब देखो, इसमें ये शॉर्ट में महाजनपद और राजधानियां मैंने लिखी हैं। राजधानी तो सभी महाजनपदों को आपको याद करनी है और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनको भी आप 3-4 बार रिवाइज कर लेना। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, चेद, शक्तिमती, वत्स, कौशंबी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अक्षत्र, पूरा पढ़ लेना है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में नव वर्ष के सभी 20 त्योहार जो आते हैं, टीसीएस पूछता है जिनको। पहला है उगादी। तेलुगु जब नव वर्ष होता है वहां कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उगादी। उगादी से संबंधित फैक्ट हैं। इससे संवत्सरादि के रूप में भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा राज्यों में मनाया जाता है। हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में। यह तमिल महीने में पंगुनी या चित्राई के दौरान आता है। सेकंड है गुड्डी पड़वा। ये मराठी नव वर्ष महाराष्ट्र में। गुड्डी पड़वा मराठी नव वर्ष महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड्डी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। इस दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है और गुड्डी का अर्थ विजय पताका होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड्डी का अर्थ क्या होता है पूछ लेगा। गुड्डी पड़वा जो मराठी नव वर्ष महाराष्ट्र में मनाया जाता है उसमें गुड्डी का अर्थ क्या है? गुड्डी का अर्थ है विजय पताका। बैसाखी जो पंजाबी न्यू ईयर सिखों का नव वर्ष है जो बैसाखी, उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट सुनिए।
पंजाब और हरियाणा में बैसाखी मनाया जाता है और उत्तर भारत बैसाखी का पर्व मनाता है। इस दिन क्या होता है, गेहूं, तिलहन, गन्ने आदि की फसल की कटाई शुरू होती है। हरिद्वार, ऋषिकेश में बैसाखी के पर्व पर मेला लगता है। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है। इसी पर्व को मेष या विषुवत संक्रांति भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या? वैशाखी। खालसा कैलेंडर का निर्माण खालसा 1 वैशाख 1756 विक्रमी 30 मार्च 1699 के दिन शुरू होता है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 को वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। ठीक है, कहाँ की? आनंदपुर साहिब में। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। चौथा है पुथंडू, तमिलनाडु का न्यू ईयर है। तमिल नव वर्ष जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। पुथंडू तमिल महीने की चिदराई के पहले दिन के रूप में मनाते हैं। इसे पुथु रूसम भी कहा जाता है। किसको? पुथांडू को पुथु रूसम कहा जाता है। पुथांडू पुथुरूसम, पुथांडू पुथुरूसम तमिल नव वर्ष है। इस दिन तमिल लोग पुट्टू वतुक्का का कहकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। इनका ये वर्ड होगा, जैसे हम यहाँ बोलते हैं ना इंग्लिश में, जैसे बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे ही पुट्टू वतुक्का का बोल के ये लोग आपस में एक दूसरे को इस त्योहार पर बधाई देते हैं। ठीक है, तमिल नव वर्ष पर। नेक्स्ट है वोहाग बिहू, असमीज न्यू ईयर है। इसे रोंगाली बिहू या हत बिहू भी कहते हैं। 14 अप्रैल को मनाया जाता है। रोंगाली बिहू के दौरान 7 शिखर चरण होते हैं: सोत, राती, गोरू, मनहू, कुटुम, मेला और सेरा। नोट है कोंगाली या कटी बिहू अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है और भोगाली या माघ बिहू में जनवरी में मनाया जाता है। छठवां है पोहेला बोशाख, नावो बारसो, बंगाली न्यू ईयर है ये। ठीक है, बंगाली न्यू ईयर है जो पोहेला वैशाख या नावो बारसो के नाम से बंगाली पंचांग का प्रथम दिन। यह त्योहार 14 अप्रैल को बांग्लादेश में, 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा, झारखंड और असम बरागाटी राज्यों में बंगाली लोगों द्वारा मनाया जाता है। पोहेला बोईशाख का उत्सव मुगल शासक के दौरान पुराने ढाका के मय फराज समुदाय की परंपराओं से जुड़ा है और अकबर के कर संग्रह सुधारों की घोषणा से जुड़ा है। नेक्स्ट है बेस्टू वरस, गुजराती न्यू ईयर है। दिवाली के एक दिन बाद कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। दिवाली के, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। बेस्टू वरस गुजरात न्यू ईयर है। दिवाली के एक दिन बाद कार्तिक माह की प्रतिपदा को तिथि को मनाया जाता है। अच्छा, इस त्योहार का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है, बेस्टू वरस का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से। विशु मलयालम न्यू ईयर है। यह केरला वासियों के लिए नववर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने मेष की पहली तिथि 14 से 15 अप्रैल को मनाया जाता है। विशुक्कड़ी उस झांकी दर्शन को कहते हैं जिसका दर्शन विशु के दिन प्रातःकाल सर्वप्रथम किया जाता है। विशु के दिन भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान को समय का देवता माना जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और इस वजह से कृष्ण की मूर्तियों को विश्वकानी रखा जाता है। नेक्स्ट है हिजरी, इस्लामिक न्यू ईयर है। हिजरी
हिजरी इस्लामिक न्यू ईयर है। मुहर्रम के महीने के पहले दिन से शुरू होता है। अंतिम माह का नाम है धू अल हिजाह। इसकी गिनती इस्लामिक नववर्ष से शुरू होती है, जिसमें मोहम्मद और उनके अनुयायी 622 ईस्वी में मक्का से यत्रिब और मदीना चले गए थे। इस्लामी चंद्र कैलेंडर में एक वर्ष में 12 चंद्र महीने होते हैं और वर्ष में केवल 354 या 355 दिन होते हैं। मोहम्मद और अम्मान इब्न यासिर 570 ईसा पूर्व के जन्म के वर्ष को हाथी का वर्ष, ये आता है क्वेश्चन। मोहम्मद और अम्मार इब्न यासिर के जन्म को हाथी का पर्व के रूप में जाना जाता है। इस कैलेंडर में हिजरा के पहले 622-23 ईसा पूर्व को यात्री की अनुमति का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है लोसूंग। सिक्किमी न्यू ईयर है लोसूंग। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कंप्लीट नोट करते चलना। ये कुछ ऐसे स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं जिनमें बोरिंग महसूस होती है पढ़ने में, लेकिन आपको पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसे सोनम लोसूंग नामसूंग भी कहा जाता है। लोसूंग भूटिया जनजाति के फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है, जो हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। लोसूंग सिक्किम न्यू ईयर है। लोसूंग भूटिया जनजाति इसको मनाती है और ये फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है, जो हर साल कब मनाया जाता है? दिसंबर में। लोपचा लोग भी इसको मनाते हैं, इसे नामसूंग कहते हैं। कौन? लोपचा लोग। लोपचा लोग लोसूंग त्योहार को मनाते हैं, लेकिन वो इसको क्या बोलते हैं? नामसूंग। यह उत्सव सिक्किम में फोडोंग रूमटेक मठों में आयोजित किया जाता है। उत्सव में प्रस्तुत नृत्य रूप पद्म संभव या गुरु उग्गेन के जीवन की वर्णित कहानियों को दर्शाते हैं। पुजारी द्वारा देवताओं को विशेष शराब चीपुट चढ़ाने के बाद उत्सव शुरू होता है। नवरेह त्योहार, जो कश्मीर न्यू ईयर का है। नवरेह त्योहार कश्मीरी हिंदुओं द्वारा कश्मीरी नववर्ष के पहले दिन का जश्न है। कश्मीरी पंडित नवरेह त्योहार को अपनी देवी सारका को समर्पित करते हैं और त्योहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। कश्मीरी हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के पहले दिन होता है। नेक्स्ट है पन्ना संक्रांति, जो उड़ीसा का है। पाना संक्रांति जो उड़ीसा का है। पारंपरिक और मास मेषा के पहले दिन मनाया जाता है पाना संक्रांति न्यू ईयर त्योहार। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल 13 और अगले 14 अप्रैल को पड़ता है। महाविषुवा संक्रांति भी कहा जाता है इसको। पाना संक्रांति को महाविषुवा संक्रांति भी कहते हैं। उड़िया हिंदू परंपरा में पना संक्रांति को हिंदू देवता हनुमान जी का जन्मदिन माना जाता है। उड़िया की हिंदू परंपरा में जो पाना संक्रांति है, उस दिन वो लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। नए साल पर शिव और सूर्य देवता के साथ उनके मंदिरों की पूजा की जाती है। इस अवसर को मनाने के लिए राज्य भर से लोग उत्सवी छठुआ खाते और बेला पना पीते हैं। बेला पाना बेल छेना, कसा हुआ नारियल, फल, अदरक, काली मिर्च जैसे मसालों और चीनी या गुड़ के साथ तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है नौरोज। ईरानी नव वर्ष का नाम है, जिसे फारसी नया साल भी कहा जाता है। ये एसएससी में क्वेश्चन आया था 2-3 बार।
ठीक है। नौरोज, नौरोज क्या है? ईरानी नव वर्ष का नाम है। इसे फारसी नया साल भी कहा जाता है। ये विषुव के दिन यानी 20 मार्च या 21 मार्च को मनाया जाता है, जब दिन रात बराबर होते हैं। नौरोज का उद्गम तो प्राचीन ईरान ही है, किंतु वर्तमान समय में ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी यहाँ जॉर्जिया के लोग नौरोज के उत्सव को मनाते हैं। लोसर तिब्बतन न्यू ईयर मतलब अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा? लोसर, लोसर आता है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति, ये पूछा जाता है लोसर त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो मोनपा जनजाति मनाती है, जिससे वह तवांग और पश्चिम केमांग जिले में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से बन जाता है। यहाँ मोनपा जनजाति प्रमुख है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, टोटल 20 है। ठीक है। सांकेन त्योहार अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में थेरवाद बौद्ध समुदायों द्वारा 14 से 16 अप्रैल तक पारंपरिक नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। सांकेन त्योहार अरुणाचल प्रदेश के खामती, सिंगफो, खामयांग, तांगसा जनजातियों और असम के ताई फाके, ताई एटन और ताई तुरुंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। सांकेन नुआन हा महीने में पड़ता है, जो ताई चंद्र सौर कैलेंडर के वर्ष का 5वां महीना है। एक है बासुआ फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है। बासुआ फेस्टिवल बैसाखी बोलते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बासुआ फेस्टिवल, बैसाखी, बासुआ फेस्टिवल, बैसाखी, बैसाखी भी बोला जाता है उसको, वैसे इसका नाम है। पूछ लेंगे आपको बासुआ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। सरहुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरहुल झारखंड राज्य में आदिवासी समुदायों द्वारा स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में मनाए जाने वाला नए साल का त्योहार है। शुक्ल पक्ष चैत्र माह के तीसरे दिन लेकर 3 दिनों तक मनाया जाता है। पर्व मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज और द्वासवादियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व को हादी बोंगा और संथाल इसे बाहा बोंगा के नाम से भी मनाते हैं। सरहुल शब्द का अर्थ है साल वृक्ष की पूजा। ये आ गया इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना लिखते समय। सरहुल शब्द का क्या अर्थ है? साल वृक्ष की पूजा। सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है, ये भी एक पॉइंट है। किसको? धरती माता को समर्पित है सरहुल त्योहार। इस त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गलदान नामचोट, लद्दाख में नए साल के, ये भी आया था क्वेश्चन एसएससी में। लद्दाख में नए साल के जश्न की शुरुआत का प्रतीक है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध शिक्षक जे त्योंग खापा के जन्म के साथ साथ परिनिर्वाण और बुद्धत्व का जश्न मनाने के लिए, जिनकी गतिविधियों के कारण तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक स्कूल का गठन हुआ है। नेक्स्ट है साजिबू नोंगमा पानवा या मेतेई चेराओबा या साजिबू चेराओबा, जो किसका है? मणिपुर का है। यह साजिबू वर्ष का पहला महीना, जो आमतौर पर मतेंद्र चंद्र कैलेंडर के अनुसार अप्रैल के महीने में आता है। नेक्स्ट है बखौती या विश्व संक्रांति, उत्तराखंड का पारंपरिक त्योहार है, जो वैसाखी महीने के पहले दिन में आता है। शेकेरनी या फुशनी, यह अंगामी जनजाति के लिए एक वर्ष का नव वर्ष का उत्सव है। यह 10 दिनों तक चलता है। यह उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों और नागालैंड में मनाया जाता है। ये याद कर लेना इसको अलग से, है ना। सेकेरेनी या फुसनी, ये नागालैंड का है और अंगामी जनजाति इसको मनाती है।
कौन अंगामी जनजाति मनाती है और नागालैंड का है सेकेरिनी या फुसनी। अच्छा, सभी 20 फसल कटाई उत्सव, जब फसल कटाई होती है तब जो उत्सव मनाए जाते हैं वहां से एक क्वेश्चन बनता है। एसएससी जो CHSL, CGL, SSC, GD, MTS कोई भी एग्जाम कराती है, हर शिफ्ट में एक सवाल यहां से आता है। सबसे पहला है मकर संक्रांति। गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, यहाँ ये मनाया जाता है। पौष माह में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्य आकर्षण इसके पतंगबाजी है, कुंभ मेला है, तिल और गुड़ से बने मीठे व्यंजन हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसके मुख्य जो आकर्षक फैक्ट हैं वो यही हैं। पतंगबाजी करते हैं हम मकर संक्रांति पे, कुंभ का मेला लगता है, तिल और गुड़ से बने मीठे व्यंजन हम खाते हैं। अच्छा जी, गुजरात में इसे उत्तरायण बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 1989 से, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 1989 में मनाया गया था, ध्यान रखना। तब से हम इसको क्या उत्तरायण बोलते हैं गुजरात में। पंजाब में लोहड़ी और माघी की सुबह के समय नदी में स्नान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में माघ साजी, इस दिन से माघ महीने की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश में किचेरी बोला जाता है किसको, मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में ताय पोंगल, उज्वर, तिरुनल पोंगल यह फसल कटाई के समय 4 दिनों तक मनाया जाता है। असम में बिहू, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पौष संक्रांति, झारखंड और बिहार में खिचड़ी पर्व के नाम से मनाया जाता है। जब कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। कहाँ? कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक मकर संक्रमण मनाता है। जम्मू में जिसे संग्रांद, माघी और उत्तरायण, कश्मीर घाटी में इसे शिशुर संक्रांत बोला जाता है। माघी बोला जाता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में। थाईलैंड में सौंकरन बोला जाता है। कंबोडिया में मोहा संक्रांत और श्रीलंका में पोंगल, उज्वर और तिरुनल। उज्वर, तिरुनल एक ही वह है, ठीक, एक ही वर्ड है। बैसाखी पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। बैसाखी प्रत्येक, पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसको, 13 से 14, तो अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। इसमें पुरुषों का भांगड़ा और महिलाओं की गिद्दी बैसाखी उत्सव का मुख्य आकर्षक है। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है, इस कारण इसको मेष संक्रांति भी कहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट, लोहड़ी कहाँ है? लोहड़ी किसका है? पंजाब का। इसे लाल लोई भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी पौष के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद मकर संक्रांति से पहली रात यह पर्व मनाया जाता है। 12 या 13 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी में ये पूछा जाता है, लोहड़ी में ल का मतलब लकड़ी, ओ का मतलब गोहा, सूखे उपले मतलब, और ड़ी का मतलब रेवड़ी के प्रतीक हैं। इसमें मोहल्ले के किसी खुले स्थान पर आग जलाई जाती है। मोहल्ले या गांव भर के लोग अग्नि के चारों ओर आसन जमा लेते हैं। बोहाग बिहू, बिहू किसका है? बोहाग बिहू असम का। यह वैशाख महीने के विषुवत संक्रांति या बोहाग के 7 दिन बाद मनाया जाता है, जो आमतौर पर 13 अप्रैल को पड़ता है और फसल कटाई के समय को दर्शाता है। नेक्स्ट है वंगाला। मेघालय, नागालैंड, असम के गारो समुदाय के लोग इसे मनाते हैं। फसल कटाई के बाद त्योहार है और अच्छी फसल का आशीर्वाद देने से सूर्य देवता मिशी सालजोंग को धन्यवाद देते हैं, ठीक है।
किसको? सूर्य देवता को। वंगाला सितंबर से दिसंबर के महीनों में मनाया जाता है। ठीक है। पहला 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव 6 और 7 दिसंबर 1976 को भारत के तुर्रा से 18 किलोमीटर दूर रोंगराम आसनांग में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है का पोमलांग नोंगक्रेम मेघालय में मनाया जाता है। का पोमलांग नोंगक्रेम मेघालय में मनाया जाता है। यह नवंबर में मनाया जाने वाला 5 दिवसीय धार्मिक त्योहार है। नोंगक्रेम, ये इंपॉर्टेंट है, नोंगक्रेम नृत्य उत्सव खासी पहाड़ियों के सांस्कृतिक केंद्र स्मिट में शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है। नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव एक समृद्ध बम्पर फसल और लोगों के समृद्धि के लिए सर्वशक्तिमान देवी का ब्लेई सिंगर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। नुआखाई त्योहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नुआखाई त्योहार किसका? उड़ीसा में किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद। गणेश चतुर्थी के एक दिन भाद्रपद शुक्ल पश्चिमी को मनाया जाता है। नुआखाई में नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। पश्चिम उड़ीसा के सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। फसलों की देवी अन्नपूर्णा सहित सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। नुआखाई के एक दिन पहले नए धान की बलियों के साथ चूड़ा, मूंग, परसा, पत्तों और पूजा के फूल खरीद लिए जाते हैं। नेक्स्ट है नवन्ना त्योहार, पश्चिम बंगाल का है। बंगाली ईयर्स फर्स्ट डे में मनाया जाता है। आमतौर पर बांग्लादेश, भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, बराक घाटी में भोजन और नृत्य और संगीत के साथ मनाया जाता है। यह भोजन का त्योहार है। पीठा जैसे बंगाली व्यंजनों की कई स्थानीय तैयारियां पकाई जाती हैं। ओणम केरल, इंपॉर्टेंट है। यह चिंगम मास में भगवान वामन की जयंती की राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिन तक चलता है। उत्सव केरल में कोची के पास त्रिक्काकरा वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। ओणम में प्रत्येक घर के आंगन के फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियां डाली जाती हैं। पोंगल किसका है? तमिलनाडु का, इंपॉर्टेंट है। यह तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार थाई महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। 14-15 जनवरी को मनता है। पोंगल का तमिल में अर्थ उफान या विप्लव पूछा जाता है। उफान या विप्लव। ये समन्नता को समर्पित त्योहार है जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप और खेतहरी मवेशियों की आराधना की जाती है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। पोंगल त्योहार के 3 दिनों को भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल कहा जाता है। पोंगल त्योहार के तीनों दिनों का इनके नाम पूछे जाते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है। पोंगल त्योहार के 3 दिन कौन कौन से हैं? भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल। विशु केरल और कर्नाटक का है। यह केरला वासियों के लिए नववर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने मेष की पहली तिथि 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है। विशुक्कड़ी उस झांकी दर्शन को कहते हैं जिसका दर्शन विशु के दिन प्रातःकाल सर्वप्रथम किया जाता है। विशु के दिन भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु को समय का देवता माना जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। इस वजह से कृष्ण की मूर्तियों को विषपानी में रखा जाता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। जो गुड़ी पड़वा है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सोलुंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है सिगमो या शिशरोत्सव, गोवा राज्य में मनाया जाने वाला एक वसंत त्योहार है। भारतीय त्योहार होली के दौरान फाल्गुन माह में मनाया जाता है। इनको लिख लेना, ठीक है, पॉज कर करके सबको। पोथारी कोडावा जनजाति के लोग का फसल उत्सव है।
कर्नाटक में पुथारी सितंबर से नवंबर के महीने में उत्तर मालाबार चावल धान की फसल काटने के समय ये मनाया जाता है। पुथारी को चावल की नई फसल के लिए मनाया जाता है। चावल की नई फसल के लिए किस त्योहार को मनाया जाता है? किसको? पुथारी को। कहाँ मनता है ये? कर्नाटक में। पुथारी कोडवा जनजाति द्वारा कर्नाटक में बनता है। धान की फसल के लिए इसको मनाया जाता है। स्योकुम समाई नागालैंड के लोग इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है फूलदेई, उत्तराखंड के लोग इसको मनाते हैं। उत्तराखंड में मनाया जाता है। एगेरा एक धन्यवाद फसल उत्सव है जो मुंबई के रोमन कैथोलिक समुदाय के मुख्य रूप से पूर्वी भारतीयों द्वारा मनाया जाता है। यह पारंपरिक फसल उत्सव अक्टूबर की शुरुआत में मनाया जाता है जब अनाज फसल के लिए त्योहार हो जाता है और 5 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट है ड्री फेस्टिवल जुलाई महीने में मनाया जाता है और अरुणाचल का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है। पूरा लिख लेना इसको, एक एक बार, दो तीन बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। बसंत पंचमी लास्ट है का त्योहार माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शास्त्रीय भाषाएं। टोटल कितनी है? पहले तो पूछा जाता है टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, तो ये हैं 6 शास्त्रीय भाषा। कौन कौन सी हैं? सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल, जो 2004 में बनी। दूसरी है संस्कृत, 2005 में बनी। तीसरी है कन्नड़, 2008 में बनी। तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़ीसा 2014। ठीक। शास्त्रीय भाषा के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ये नहीं कि हर किसी को शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया जाए। उसके लिए क्या? फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए जारी निर्देश कौन कौन से हुए हैं? इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष अधिक पुराना हो। ग्रंथों का इतिहास कितना हो? 1500 से 2000। प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों को पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। अच्छा, ये राष्ट्रीय संस्कृति कौन कौन से संस्थान कहाँ कहाँ स्थित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं किसी न किसी से। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, 17 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी पूछा गया था कब स्थापना हुई थी, ठीक है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में है और केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा, उत्तर प्रदेश। हिंदी भाषा, नेक्स्ट टॉपिक हिंदी भाषा, इसके बारे में सुनो, उसी के अंदर है। अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 में क्या लिखा गया है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 343 क्लॉज 2 में संविधान लागू होने के 15 वर्ष यानी 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा का सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 से, वैसे यहाँ 25 जनवरी है, 15 सालों तक क्या अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक
भाषा के तौर पर स्वीकार किया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। पता चल गया 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। ओके। 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म कर दिया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का सबसे पहले प्रयास किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए प्रथम प्रयास किसने किया था, तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। ठीक है। अच्छा, विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक एसएससी की पता नहीं किसकी परीक्षा में हर शिफ्ट में एक को पूछा गया था इसमें से, आई थिंक यूपीएसआई में पूछा गया था, यूपीएसआई में। पहला 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर इंडिया में, इसलिए 10 जनवरी को ये शुरू हुआ था, तभी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। मॉरिशस पोर्ट लुइस में सेकंड मनाया गया 28 से 30 अगस्त 1976 को। फिर नई दिल्ली में मनाया गया तीसरा 24 से 28 अक्टूबर 1983 को। फिर मॉरिशस में पोर्ट लुइस चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993। फिर 3 साल बाद पांचवा 4 से 8 अप्रैल 1996 कहाँ, त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में। छठवां लंदन में यूनाइटेड किंगडम, ये 14 से 18 सितंबर 1999। सातवां सूरीनाम में मनाया गया 5 से 9 जून 2003। आठवां 13 से 15 जुलाई 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में मनाया गया। इसको देख लेना अलग से। ठीक है, ये काफी पूछा जाता है, कई बार आया है। 22 से 24 नौवां जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल मध्य प्रदेश। 11वां 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुइस मॉरिशस। और जो सबसे 2021 में मनाया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण मनाया नहीं गया, और 3 साल बाद मनाया जाता है ना, तो 2023 में मनाया गया है 15 से 17 फरवरी फिजी में, 12वां। ठीक है, 12वां सबसे लास्ट है, 12वां फिजी में फरवरी में 15-17 फरवरी 2023 में। जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, उसकी थीम थी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलोनेशिया का वह द्वीप देश है जहां की आधिकारिक भाषा हिंदी है। आधिकारिक भाषा फिजी में भी हिंदी बोली जाती है। ठीक है। अच्छा, राज्यों के प्रमुख मार्शल आर्ट। लाठी खेला पंजाब का है, और यदि पंजाब ऑप्शन में नहीं हो, वो सॉरी पश्चिम बंगाल और पंजाब का है। यदि पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं हो तो पंजाब को टिक कर दे, और दोनों ऑप्शन में हो तो पंजाब को टिक कर, वो पश्चिम बंगाल को टिक करना। ठीक है। पुलिन बिहारी दास लाठी मार्शल आर्ट के कलाकार हैं। कलरी पट्टू केरल का है, भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। सभी युद्ध कलाओं की माता कहा जाता है। इसके जनक परशुराम को माना जाता है। किसके? कलरीपट्टू को। कलरीपट्टू का अर्थ युद्ध व्यायाम या कड़ी मेहनत करना है। अभ्यास मुख्य रूप से केरल की योद्धा जातियों नायर एजवाहा द्वारा किया जाता था। कलरीपट्टू का उल्लेख वडक्कन पट्टुकल में किया गया, जो केरल के मालाबार क्षेत्र के चेकावर के बारे में लिखे गए कथा गीतों का एक संग्रह है। तीसरा है थोड़ा।
मार्शल आर्ट किसका है? हिमाचल प्रदेश का है। तीरंदाजी कौशल पर आधारित और महाभारत के पांडवों और कौरवों के बीच हुए महान संघर्षों के समय का है, जब धनुष और तीर का उपयोग किया जाता था। सिलंबम मार्शल आर्ट तमिलनाडु का है। कुट्टू वर्साई सिलंबम का अनआर्म्ड घटक है। गतका मार्शल आर्ट पंजाब का है। गतका एक सिखों की पारंपरिक युद्धक कला है। गतका। इम्बोन कुश्ती मिजोरम का है। मुष्टि युद्ध मार्शल आर्ट यूपी वाराणसी का है। परीखंडा मार्शल आर्ट बिहार राजपूतों द्वारा बनाई गई। परी का अर्थ ढाल और खंडा जिसका अर्थ है तलवार। परीखंडा आर्ट के चरण तकनीकें प्रसिद्ध नृत्य शैली चाउ नृत्य में देखी जाती है। मर्दानी खेल मार्शल आर्ट ये बोथाटी महाराष्ट्र की एक सशस्त्र भारतीय मार्शल आर्ट है। कत्थी सामू मार्शल आर्ट आंध्र प्रदेश की है। शाही सेनाओं द्वारा अभ्यास किया जाता है। वर्मा कलई इनको पढ़ लेना सबको लिख के। वर्मा कलई मार्शल आर्ट तमिलनाडु। यह मालिश वैकल्पिक चिकित्सा पारंपरिक योग और मार्शल आर्ट को जोड़ती है, जिसमें शरीर के दबाव बिंदुओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। आदिमुराई मार्शल आर्ट एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक कन्याकुमारी क्षेत्र में हुई है। आदिमुराई किसका है? कन्याकुमारी। पैका उड़ीसा का प्राचीन काल में किसानों को सैन्य प्रशिक्षण देने का काम करते थे। लुइयेन लालांग मणिपुर की एक पारंपरिक मैतेई मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है सरित सारक एंड थोंगटा मणिपुर की है। चेवी गाडगा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक है। पारंपरिक खेल अत्यापट्या किसका है? महाराष्ट्र का। बुल शफिंग एक फसल खेल दौड़ है जो फसल कटाई के बाद के मौसम के दौरान दक्षिण केरल में आनंदपल्ली गांव में होती है। ये पारंपरिक खेलों से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, एक क्वेश्चन। बफेलो रेसिंग काला या पोथू पट्टू मत्सरम जिसको बोलते हैं बफेलो रेसिंग को केरल में आयोजित एक कृषि दर्शन खेल है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक एक वार्षिक खेल का आयोजन है जो भारत के छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से मनाया जाता है। इसका पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का धोप खेल असम में बिहू के दिन एक बॉल गेम है। गट्टा गुश्ती केरल पहलवानों का पहलवान कहा जाता है। कहाँ? केरल में। होरी हब्बा हट्टीअप्पा होरी हब्बा हट्टीअप्पा कर्नाटक का। ऐसे इंसुक्वार मिजोरम का है। जल्लीकट्टू सेरू थुसल मुकोवेट्टू तमिलनाडु का है। क्यूटियुम कोलुम केरल का है। लंगड़ी पारंपरिक भारतीय मैदानी खेल है जो पांड्यन राजवंश में खेला जाता था, जिसे नोंदिया अट्टम कहा जाता था जो होम्स कांच के समान था। नेक्स्ट है मलखम मार्शल आर्ट। मध्य प्रदेश नहीं मलखम सॉरी मार्शल आर्ट नहीं है, जो खेल प्रतियोगिता है मलखम मध्य प्रदेश का राज्य खेल है जो 9 अप्रैल 2023 को घोषित हुआ है। मल का मतलब है बलवान या योद्धा तथा खम का मतलब है खंबा। ऐसे ही मुकना मणिपुर का यह खेल आमतौर पर लाई हराओबा उत्सव के आखिरी दिन खेला जाता है। नेक्स्ट है पम्बरम बोंगराम लट्टू बंगाल के हैं, किसी भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तीनों में से कोई भी आ जाए। सुर एक समय उत्तरी भारत के अवध क्षेत्र के गांवों में बच्चों के बीच लोकप्रिय था। वलाम कली
स्नेक बोट रेस है, इंपॉर्टेंट है। स्नेक बोट रेस केरल की है और वलाम कली के नाम से ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। 1952 से पुन्नामड़ा झील में होता है। पुन्नामड़ा झील में होता है कौन? वल्लम कल्ली स्नेक बोट रेस। युबी लाकपी मणिपुर में नारियल का उपयोग करके खेला जाने वाला एक 7 पक्षीय पारंपरिक फुटबॉल खेल है। अच्छा, बौद्ध संगति सुनिए, लास्ट टॉपिक है बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बुलाई गई थी। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बुलाई गई थी प्रथम बौद्ध संगति। समय 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे जिसके महाकश्यप उपल। शासक थे अजातशत्रु जो आर्यक वंश के थे शासक थे। इस संगति में बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई उसके अध्यक्ष से सबकामी, जिनको सर्वकामनी कहते हैं, 383 ईसा पूर्व हुई। उस समय राजा कालाशोक थे शिशुनाग वंश के। और विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगति में बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंगिक नाम दो भागों में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगति हुई पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व। किसके शासन काल में? अशोक, जो मौर्य वंश के शासक थे। इस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक और संकलन किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए और कठिन नियम बनाए गए। अब बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिसे त्रिपिटक नाम दिया गया। ठीक है, बोलते हैं ना त्रिपिटक किसकी है? बौद्ध धर्म की। क्या है? बौद्ध धर्म की किताब है। ठीक है, त्रिपिटक। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई 72 ईसा पूर्व कुंडलवन कश्मीर में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उस समय शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। बहुत आता है चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इसमें विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया। पांचवी बौद्ध संगति राजा मिंडन के संरक्षण में मांडले वर्मा में 1871 ईस्वी में अध्यक्ष थे, जिसके जगर विवामसा नारिंद विदजा और सुमंगलस्मी। इस संगीत के दौरान बुद्ध की सभी शिक्षाओं की विस्तृत व्याख्या एवं व्यवस्थित जांच की गई। छठी बौद्ध संगति 1954 में बर्मा के कावाई यंगून में किया गया था। आयोजन इसका 1954 में बर्मा में। बर्मा सरकार के संरक्षण में प्रधानमंत्री यूनू के नेतृत्व में आयोजित इस संगति की अध्यक्षता महर्षि सयादव एवं वदंता विसितसारा विवास्मुसा ने की। संगीत का आयोजन बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, 2500 साल पूरे होने पर कौन सी संगति मनाई गई? छठी बौद्ध संगति। कहाँ? वर्मा में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले क्लास के साथ
फिर कल या परसों में उपस्थित होते हैं। नमस्कार। उसमें ही भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। उसमें जैसे इसमें 7 टॉपिक कवर हुए, अगली में देखते हैं कितने टॉपिक कवर होते हैं। इसमें ये 7 महाजनपद, राजधानी कराई, भारत में नववर्ष, सभी 20 त्योहार, भारत के सभी फसल उत्सव, शास्त्रीय भाषाएं, हिंदी भाषा फैक्ट, राज्यों के प्रमुख मार्शल आर्ट, पारंपरिक खेल संबंधित राज्य और बौद्ध संगीतियां। नमस्कार।